वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में प्लेन के बारे में बात करेंगे। आप सिंपल वे में ये जानते हैं कि प्लेन कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस कंसीडर किया जा सकता है जिसमें एनी टू पॉइंट के बीच का जो मिलाने वाला लाइन है हमेशा उसी सरफेस पर एग्जिस्ट करे। कोई भी एक सरफेस दिया जाए जो फ्लैट सरफेस हो और उसमें कहीं भी दो पॉइंट डाल दिए जाए तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला हर लाइन अगर उसी सरफेस में है तो हम उसको प्लेन कहते हैं। उसके इक्वेशन में जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे प्लेन का फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यानी x और y के फॉर्म में जो हम लोग जनरल पैटर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में पढ़े हुए हैं, अगर उसी में हम लोग z भी इंक्लूड कर देते हैं कोएफिशिएंट के साथ तो वो हमारा हो जाता है प्लेन का इक्वेशन। ये जनरल आइडिया है। लेकिन अब हम जब निकालेंगे 3 डायमेंशन में तो उसको देखेंगे कि प्लेन का इक्वेशन हमको क्या क्या दिया हो तो निकाल सकते हैं। जैसे लाइन के लिए था कि अगर हमको एक पासिंग पॉइंट दिया गया हो या दो पासिंग पॉइंट दिया गया हो और फिर एक पासिंग पॉइंट देने की स्थिति में उसका डायरेक्शन दिया गया हो तो हम लोग निकाल सकते थे। तो प्लेन में भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको दिया गया हो तो हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन होता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो प्लेन में जो डायरेक्शन बेसिकली दिया जाता है, तो मान लीजिए कि प्लेन आपका फ्लैट सरफेस है तो उस फ्लैट सरफेस पर परपेंडिकुलर जो भी होगा कहीं से भी खींचेंगे तो सारे परपेंडिकुलर पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो वो परपेंडिकुलर जो खींचे जाते हैं या उसको नॉर्मल भी बोलते हैं, तो प्लेन का डायरेक्शन वो नॉर्मल ही बताते हैं। प्लेन का डायरेक्शन का मतलब हुआ कि प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा अंडरस्टूड रखिएगा। इसको कहीं भी यूज करना है तो प्लेन का डायरेक्शन बोला जाए तो मतलब उस पर नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन आपको बताना है। तो रियल प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल उसका डायरेक्शन बोला जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर अगर है, वर्टिकल जो है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है वर्टिकल पर नॉर्मल लिया गया है तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर जो लिया जाए अगर वो n कैप हो और वो प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा स्मॉल d हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो इस रूम को हम लोग ले लेते हैं एक स्पेस का साइड और इसमें ये कॉर्नर जो है उसको ओरिजिन फिर x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया। अब यहाँ से पास करने वाला कोई ऐसा प्लेन हम देखते हैं तो ये प्लेन का ओरिजिन से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो उसको हम लोग अगर स्मॉल d मान लेते हैं और जो प्लेन हम लिए इस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा n कैप है तो उस कंडीशन में प्लेन का इक्वेशन हो जाता है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d, यानी वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल्स टू d। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। और इसी को अगर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन को साइन a लेमेन दिया गया हो और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि a x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। चूँकि n के जगह पर जब हम n कैप के जगह पर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लेंगे और वेक्टर r के साथ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये टर्म आएगा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें जब हम d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और n कैप क्या है तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर या फिर एल एम एन क्या है तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट आते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इफ़ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन and L M N are the direction cosines of the normal to the plane through the origin, तो then the foot of the, यहाँ पर इन्वर्स टे लिखा मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं तो द परपेंडिकुलर इज
एल डी, एम डी और एन डी, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। उसमें आपको दे दिया जाएगा कि किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, एल एम एन, उसके डायरेक्शन कोसाइन है, या उस फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन यानी इस फॉर्म में दे दिया गया है। और उसके बाद कहता है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओरिजिन से अगर हम उस पर फुट डालते हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उस परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा, यानी वो टचिंग पॉइंट क्या होगा। तो टचिंग पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, आप डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं कि एल डी, एम डी और एन डी, और इस टाइप का बाय प्रोसेस भी हम लोग निकालेंगे तो रिजल्ट आपका यही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हो तो डायरेक्ट इस फार्मूला से बना दीजिए, नहीं तो स्टेप से हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखेंगे। इसके बाद है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको नॉर्मल का डायरेक्शन दिया है कि किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है प्लेन और उसका पासिंग पॉइंट क्या है, तो भी हम लोग प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। और उस कंडीशन में हम लोग क्या बनाते हैं फार्मूला, तो लेट अ प्लेन पासेज थ्रू अ पॉइंट ए, पासिंग पॉइंट हो गया आपका x1 y1 z1 विथ पोजीशन वेक्टर ए, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ए लिखा गया हो, वेक्टर ए, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन, तो एन वेक्टर के इसका डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी अगर लिया जाए, देन डायरेक्शन रेशियो, सॉरी ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं बल्कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ये थे। अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी लेते हैं तो उस कंडीशन में देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो कितना होगा, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन, वेक्टर एन। तो पैटर्न कुछ इसी टाइप का हुआ, लेकिन पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो याद रखिएगा फॉर्मूला कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। और मोर ओवर ये चीज़ ध्यान रखना है कि फार्मूला के डेरिवेशन पर हमको नहीं ध्यान देना है, हमने कई बार बताया है। आप डायरेक्ट उसको बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आज सीधे उसका एप्लीकेशन देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला के एप्लीकेशन से रहते हैं। अगर यही हम लोग का ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, भी एफ लिख दिए वेक्टर फॉर्म के लिए, और ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्या कहता है कि कैपिटल A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, इसी का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तीसरा कंडीशन कहता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो एक ट्रायंगल बनाएगा, वो ट्रायंगल को इंक्लूड करने वाला कोई ना कोई आपका एक प्लेन मिलेगा। जब ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो कोई ना कोई प्लेन मिलेगा। अगर वो कोलिनियर हैं पॉइंट, तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हम लोग एक जानते हैं कि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं, उसी तरीके से अगर एक लाइन हो तो उससे बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, एक लाइन से बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपका ये बुक ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं। तो इसमें जितने पेज हैं सारे के सारे पेज किसी न किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 अगर कोलिनियर पॉइंट हो तो उससे इनफाइनाइट पास करेंगे, अगर नॉन कोलिनियर हो तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो उससे 1 एंड ओनली 1 प्लेन पास करेगा। तो जब नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, ए का वैल्यू है x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2 और सी का x3 y3 z3 हो, और उनके पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए जाएं, तो उस कंडीशन में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले वेक्टर बी माइनस ए निकालेंगे, वेक्टर सी माइनस ए निकालेंगे। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के, दोनों डिफरेंस वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो उसके बाद इनफाइनाइट पास कर सकते हैं। तो प्लेन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली लिख दीजिएगा कि इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है तो उस केस में पास करेंगे, तो इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। फिर उसी को अगर हम स्केलर कार्टेशियन फॉर्म या स्केलर फॉर्म में अगर निकालना चाहते हैं
तो x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 पहले निकाल लीजिए। अगर ये तीनों डिफरेंस प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक्स वाई जेड के वैल्यू, तो उसका मतलब कि वो कोलिनियर पॉइंट है, तो वहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन पास करेगा। अगर डिफरेंट आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उस केस में इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। जो आएगा वो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आपका 3 अलग अलग पॉइंट के लिए। अब इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए इसमें अगला फार्मूला है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे। तो इसमें अगर ए बी और सी इंटरसेप्ट दिए गए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, जैसे हमने पहले ही आपको बताया था कि जैसे एक्स का ये लाइन का कॉन्सेप्ट चलता है एक्स वाई के टर्म में, तो वही चीज़ जेड में भी लेने पर प्लेन बन जाता है। तो आपको याद होगा कि लाइन के स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो उसमें ए और बी एक्स वाई पर को इंटरसेप्ट होते थे। तो वैसे ही एक्स वाई जेड तीनों पर इंटरसेप्ट अगर ए बी से लिए जाएँ तो प्लेन जो होगा उस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो गया। इसके बाद है अगला इक्वेशन कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। जैसे दो लाइन के बारे में आप जानते हैं कि दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर करेंगे, या उस एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकती हैं। तो वैसे ही दो प्लेन कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और उस स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे प्लेन खींचे जा सकते हैं। तो उस प्लेन में का जनरल इक्वेशन क्या होगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे फार्मूला में। उसमें आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो जनरल इक्वेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद कुछ पार्टिकुलर केस दिया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जनरल इक्वेशन भी पूछा जाता है, और कभी कभी कोई पार्टिकुलर पासिंग पॉइंट दिया जाता है कि ये पॉइंट अगर पास कर रहा है तो उसमें वैल्यू निकालिए। तो एक्स वाई जेड के जगह पर वो वैल्यू पुट करते हैं, तो उसमें वेरिएबल जो लैम्डा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसका वैल्यू निकलता है, फिर पुट करने पर उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स, मान लीजिए कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इक्वल्स टू d1 एंड वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल्स टू d2 आर द टू प्लेन्स, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, इन दोनों टू प्लेन के इंटरसेक्शन जो एक लाइन होगा वहाँ से पास करने वाला जो इक्वेशन होगा, तो क्या होगा, तो वेक्टर r डॉट ब्रैकेट में वेक्टर n1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा इंटू d2। तो लैम्डा दोनों तरफ यहाँ n में और d में लगा देना है, और तो जनरल इक्वेशन हुआ। इसी में अगर वेक्टर r का वैल्यू दिया होगा या एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया होगा तो पुट करेंगे, तो बाकी सब तो गिवन है, तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा को पुट करेंगे फिर तो उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। अगर यही प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो लेट n1 इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड r2 इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, एंड वेक्टर r जो जनरल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, तो कितना हो जाएगा, तो वही a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2। एक सिंपल तरीका इसका जान लीजिए कि दोनों प्लेन के इक्वेशन दिए गए हैं, तो पहले प्लेन का इक्वेशन दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा दूसरे प्लेन के इक्वेशन को, तो आपका जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके अगर पार्टिकुलर वैल्यू दिए गए हों तो पुट कीजिएगा, तो लैम्डा का स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा, लैम्डा का वैल्यू पुट करने पर आपको जनरल प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। जैसे दो लाइन हैं अगर, तो दोनों लाइन आप जानते हैं कि प्लेन में हो भी सकती हैं, प्लेन में नहीं भी हो सकती हैं। प्लेन में जब दो लाइन नहीं होती हैं, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो उसको स्क्यू लाइन बोलते थे। लाइन वाले में हमने देखा है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर कोई भी दो लाइन कोप्लेनर कब होगा, यानी सेम प्लेन में कब एग्जिस्ट करेगा,
तो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने के लिए चाहे वो डिस्टिंक्ट लाइन अगर है तो चाहे इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल, लेकिन जब एक प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो लेट r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2। ये दो लाइन के इक्वेशन है। तो आर द लाइन्स देन दे विल बी कोप्लेनर इफ, डबल एफ से लिखा गया है, यानी इफ एंड ओनली इफ। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ये a1 है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से अगर इन दोनों का हम लोग पासिंग पॉइंट a और b का दिया हो कि x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स a एंड b, पासिंग पॉइंट का, एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 रेस्पेक्टिवली, मतलब डायरेक्शन रेशियो हो गए लाइन के, देन दे विल बी कोप्लेनर। वो कब कोप्लेनर होंगे, तो आपका आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। हर जगह जहाँ x की बात हो, xy की बात हो, तो अंडरस्टूड है कि वो कार्टेशियन फॉर्म है। जहाँ वेक्टर r की बात हो तो हमेशा वो वेक्टर फॉर्म है। इसके बाद अगला एक टॉपिक है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन हैं तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, तो जैसे दो लाइन के बीच में एंगल के लिए हम लोग देखते थे डायरेक्शन b1 b2 होता था और थीटा एंगल होता था, तो cos थीटा इक्वल्स टू मोड वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मोड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2, ऐसा निकालते थे। तो वहाँ पर जो लाइन था उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कौन है, वेक्टर n1 और वेक्टर n2 हैं। क्योंकि दो प्लेन होंगे तो उन पर परपेंडिकुलर दोनों पढ़ लेंगे, वो भी लाइन की तरह होंगे, तो उनका ऐसे दे सकते हैं कि इफ वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 आर नॉन नॉर्मल्स टू द प्लेन्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन अब वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चाहे मोड ऑफ वेक्टर b1, ये मोड ऑफ है यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मोड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये मोड ऑफ n1, यहाँ पर हो गया मोड ऑफ वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। और ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी इसी टाइप से लिख सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं उसको। अब देखिए उसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं कि एंगल निकालने के लिए कि वेक्टर इफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन रेस्पेक्टिवली, देन दोनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियो हैं। तो cos थीटा अगर उनके बीच का एंगल हो तो cos थीटा का वैल्यू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यानी सेम स्ट्रेट लाइन की तरह है। इसके बाद अगला है कि द टू प्लेन्स आर, अब इसी से रिलेटेड हो गया कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस जो लाइन में होता था, तो वही चीज़ यहाँ भी है कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होंगे, तो जब वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 का वैल्यू 0 आएगा, चाहे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 आएगा। और पैरेलल कब होंगे, तो जब वेक्टर n1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर n2, यानी ये कोई कांस्टेंट होगा, या फिर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, तो ये आपका आ जाएगा पैरेलल, जो स्ट्रेट लाइन की तरह ही है। इसके बाद है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो जैसे कोई लाइन का अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता था और उसका x1 y1 कोई पॉइंट होता था, तो हम लोग उसका लाइन से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे, तो वहाँ लिखते थे कि d इक्वल्स टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c
डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही काम जेड के साथ करना है। तो हो जाएगा हमारा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इफ़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इन द फॉर्म वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू डी देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उल्टा टी लिखा गया है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हो तो क्या होगा, तो इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A1 वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, यानी आर के जगह पर ये पॉइंट का आप वैल्यू रखिए माइनस डी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कि P इक्वल्स टू पॉइंट का x1 y1 z1 हो विद द गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, PV मीन्स पोजीशन वेक्टर, एंड द प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू डी, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कितना होगा, तो डी स्मॉल डी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल डी यूज किए हैं। तो डी फॉर डिस्टेंस तो इक्वल्स टू हो जाएगा वही ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, चूँकि डी इधर है तो प्लस है तो इधर कर लेंगे तो माइनस, यानी आपको इक्वेशन को ट्राइबल फॉर्म में लिख लेना है। तो ट्राइबल फॉर्म में इक्वल के बाद जीरो होना चाहिए, बाकी सब कुछ लेफ्ट में आ जाएगा और एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट हैं उन्हीं का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नहीं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब लास्ट इसका है कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, कोई एक लाइन प्लेन मान लीजिए कैसे है, एक लाइन ऐसे है तो प्लेन और इसका एंगल कितना होगा। तो प्लेन में तो हम लोग नॉर्मल को लेकर के चलते थे तो cos थीटा निकालते थे, किसी भी लाइन के साथ एन का वैल्यू निकालना हो तो cos थीटा वहाँ लिखते थे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बाई मोड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट चाहे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो वो नॉर्मल और लाइन के बीच में होता था। हमको यहाँ पर निकालना है प्लेन के और लाइन के बीच का एंगल। तो वही हम लोग लिखे हैं कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू डी, तो देन साइन फाई, अब यहाँ दूसरा एंगल हम लोग फाई ले लेते हैं, तो साइन फाई इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बाई मोड वेक्टर बी इंटू मोड वेक्टर एन, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो इस तरीके से हमने प्लेन में जितने भी रिलेटेड फार्मूला यूज होने वाले हैं हमारे कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, उसको हमने पूरे डिटेल्स में देख लिया। और आप इस फार्मूला को अच्छे तरह से देख करके वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लें और उसको बाय हार्ट कर लें, याद कर लें। पहले एक बार दो बार वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ज़रूरत समझे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं और उसके बाद देख करके फार्मूला को पूरी अच्छे तरह से समझ करके मेमोराइज कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस फार्मूला से इन जितने भी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं प्लेन से रिलेटेड, उन सब पर जो एक्सरसाइज हैं क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। एक वीडियो में भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ेगी तो दो वीडियो भी बन सकता है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो पहले फार्मूला को अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और तब उसके बाद प्लेन का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्लेन के डायरेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये 3D और वेक्टर में फार्मूला से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।